विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 9 प्राकृतिक संसाधन के प्रथम भाग के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन या संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन की क्या परिभाषा है। तो पृथ्वी के धरातल पर जितने भी प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनका उपयोग करके मानव अपने विकास को प्राप्त करता है, वे सभी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। ये प्राकृतिक पदार्थ जो हैं, इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थों का समावेश होता है। फिर से एक बार, संसाधन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के धरातल पर प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग करके मानव अपने विकास को प्राप्त करता है, उन सभी प्राकृतिक पदार्थों को संसाधन कहते हैं। संसाधनों का विकास कैसे हुआ? तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि मानव प्राचीन काल में जब वो जंगलों में रहता था, भटकता हुआ जीवन जीता था, तो उस समय का मानव अपने आसपास के तत्वों का अत्यंत बारीकी से निरीक्षण करता रहा है और वो अपनी सुरक्षा और सुख सुविधा के लिए किस प्रकार उसका उपयोग करता रहा है, किस प्रकार वो विचार करता था। अर्थात पाषाण युग के बारे में देखें तो पाषाण युग में उस समय के मानव के पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे। शिकार उसकी मुख्य प्रवृत्ति थी और पत्थर का उपयोग करके उसके नुकीले हथियार तैयार करता था, जिससे वो पशुओं का शिकार करता था। और वहीं पर भोजन के रूप में वो मानव जंगलों से प्राप्त होने वाले जो कंदमूल फल होते थे, उनको खा करके अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करता था। साथ ही जिन फलों का वो भोजन के रूप में उपयोग करता था, वो फलों को खाने के बाद उसकी गुठलियाँ फेंक देने से उसमें जो अंकुर निकलता है, उससे खेती करने की कल्पना या वनस्पतियों के बारे में विचार उसके मस्तिष्क में आया। लेकिन इस घटना को समझने में उसे काफ़ी समय लग गया। तो फलों की गुठलियों से अंकुर निकलने के बाद ही उसके मन में खेती करने की कल्पना सूझी और खेती का उद्भव हुआ। इस प्रकार मानव अपने आसपास के विभिन्न पदार्थों का उपयोग अपनी सुख प्राप्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता आया है और धीरे धीरे इसी क्रम में संसाधनों का विकास होता रहा है। परिवहन के विकास होने से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में संसाधनों और उनका उपयोग मानव बड़ी ही सरलतापूर्वक करने लगा। वैज्ञानिक खोज और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण आज पृथ्वी की सतह पर पदार्थों का उपयोग अनेक क्षेत्रों में होने लगा है। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, अर्थात क्या संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधनों के वर्गीकरण में पहला मालिकी के आधार पर, दूसरा पुनः प्राप्यता के आधार पर, तीसरा वितरण के आधार पर और चौथा उपयोग के आधार पर। तो मालिकी के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, उसके 3 प्रकार हैं: पारिवारिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, वैश्विक संसाधन। और पुनः प्राप्यता के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में पुनः प्राप्य संसाधन, पुनः अप्राप्य संसाधन, विरल संसाधन, एकल संसाधन। और वितरण के आधार पर सर्व सुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, संभावित संसाधन और अज्ञात संसाधन। उपयोग के आधार पर उपयोग हुए बिना संसाधन और उपयोग न हो सके ऐसे संसाधन। अब हम इन प्रकारों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। मालिकी की दृष्टि से संसाधनों जो प्रकार हैं, यानी मतलब कि वह संसाधन जिसके ऊपर जिसकी मालिकी होती है, उस मालिकी के आधार पर यह निर्धारण किया गया है। जैसे उसकी मालिकी व्यक्तिगत है,
किसी परिवार की है, राष्ट्र की है या पूरे विश्व की है। तो कुछ संसाधन ऐसे, जैसे किसान खेती करता है तो किसान की खुद की ज़मीन होती है, तो मालकी किसान की होती है, तो ये मालकी के संसाधन हुए ज़मीन। उसके बाद जिन खानों से खनिज बाहर निकाले जाते हैं, खनन क्षेत्र जो होते हैं, उस पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है, उस पर राष्ट्र की मालकी होती है, तो ये राष्ट्रीय मालकी के संसाधन कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो समुद्र हैं, समुद्री जल हैं, समुद्री जल क्षेत्रों में अंटार्कटिका महाद्वीप आदि पर किसकी है, वैश्विक मालकी मानी जाती है। यानी मतलब कि मालकी के आधार पर जो संसाधनों प्रकार किए गए हैं, उसमें परिवार की मालकी के संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और वैश्विक संसाधन। दूसरा है पुनः प्राप्यता की दृष्टि से। विद्यार्थी मित्रों, ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद कुछ समय में उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों को हम पुनः प्राप्य संसाधन में समावेश करते हैं। जैसे एक बार हमने प्राकृतिक खाद का उपयोग कर लिया, जंगलों का उपयोग कर लिया, तो उसके बाद हम वृक्षारोपण करके, पेड़ लगा करके, पेड़ पौधों को उगा करके हम फिर से जंगलों का संवर्धन कर सकते हैं। तो ये आएगा, इसको हम बोलते हैं पुनः प्राप्यता की दृष्टि से। इसमें दूसरा है पुनः अप्राप्य संसाधन। पुनः अप्राप्य संसाधन किसे कहते हैं कि वे संसाधन जिनको एक बार हम उपयोग में लेते हैं और उपयोग में लेने के बाद निकट भविष्य में उनका पुनः सृजन संभव ना हो, इसको हम पुनः प्राप्त ना कर सकते हों, ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं पुनः अप्राप्य संसाधन। जैसे खनिज है, कोयला है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इनका हम एक बार उपयोग करेंगे तो निकट भविष्य में इनका भंडार समाप्त होने की संभावना पूरी रहती है, तो इसको हम बोलते हैं पुनः अप्राप्य संसाधन। तीसरा संसाधन ऐसा है जिसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, महासागर और वातावरण, ये सनातन प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों का उपयोग करने के बावजूद भी इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, जो हमेशा प्राप्त होते रहते हैं। ये सनातन प्राकृतिक संसाधन है। और अगला है विरल संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो बहुत ही कम स्थलों पर प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, तांबा, टिन, सोना, यूरेनियम और थोरियम। ये खनिज बहुत ही कम स्थानों पर प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं विरल संसाधन। अगला है कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसको हम एकल संसाधन कहते हैं। एकल के मतलब कुछ खनिज जो संपूर्ण विश्व में मात्र एक या दो स्थानों पर पाए जाते हैं, उनको हम एकल संसाधन के नाम से जानते हैं। एकल संसाधन का मुख्य उदाहरण है क्रायोलाइट धातु, जो मात्र विश्व में ग्रीनलैंड से ही प्राप्त होती है। अगला है वितरण की दृष्टि से संसाधनों के प्रकार। वितरण की दृष्टि से तो वातावरण में जो अनेक प्रकार की वायु पाई जाती हैं, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि जो गैसें हैं वो सर्वसुलभ संसाधन हैं। वितरण दृष्टि से सर्वसुलभ संसाधन जैसे जमीन, जल, भूमि आदि ये सामान्य सुलभ संसाधन हैं। तो सर्वसुलभ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, और सामान्य सुलभ संसाधन में जमीन, जल और भूमि का समावेश होता है। इसके बाद में कुछ संसाधन जो निकट भविष्य में जिनका उपयोग होने की पूरी संभावना हो, इसका उपयोग करके हम विकास को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों को संभावित संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे उत्तर भारत में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, ये जो पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ पर जो जल मिलता है वो जल विद्युत पैदा करने के लिए काफ़ी अनुकूलताएं प्रदान करता है, इसलिए उसको हम संभावित संसाधन के नाम से जानते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, जब तक किसी पदार्थ के गुण और उसके उपयोग के बारे में जानकारी न हो, तब ऐसे पदार्थ को अज्ञात संसाधन कहते हैं। अज्ञात संसाधन अर्थात कि वे संसाधन जिनके उपयोग के बारे में हमें कोई जानकारी न हो। जैसे उदाहरण के रूप में अमेजन नदी के डेल्टा प्रदेश में जो लोग निवास करते हैं, वहाँ के लोग रबर के वृक्ष को तो पहचानते हैं,
रबर वृक्ष क्या होता है, लेकिन रबर के वृक्ष का उपयोग क्या है इसके बारे में बिल्कुल वो अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल अनजान है। इसलिए रबर को अज्ञात संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। इस रबर का उपयोग परिवहन के साधनों में टायर बनाने में होता है। अगला है संसाधन का प्रकार उपयोग की दृष्टि से। उपयोग की दृष्टि से संसाधनों के कौन से प्रकार हैं? तो उपयोग की दृष्टि से सबसे पहला है उपयोग हुए बिना के संसाधन। अब ये संसाधन कौन सा है? जैसे यूरोपीय प्रजा है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तक जब फैली नहीं थी, तब तक इन महाद्वीपों पर स्थित जो संसाधन थे वो बिना उपयोग के थे। और आज भी कई देशों में ऐसी स्थिति है जहाँ पर संसाधन होते हुए भी उनके पास पर्याप्त प्राकृतिक संपत्ति है, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन पूंजी निवेश, तकनीकी और कुशलता के अभाव में आज वो उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ उपयोग हुए बिना के संसाधन। इसके बाद दूसरा है कि उपयोग में न ले सकें ऐसे स्थिति के संसाधन। कुछ संसाधन जो वर्तमान टेक्नोलॉजी के अनुसार उपयोगी हो सकें ऐसी स्थिति में ना हो, तो उसे उपयोग न हो सके ऐसे स्थिति के संसाधन कह सकते हैं। जैसे कुछ खनिज ऐसे हैं जो खनन क्षेत्र में खूब गहराई पर जाने के बाद में उसमें वर्तमान टेक्नोलॉजी के अनुसार खनन हो सकता है, ऐसे संसाधन। अब हम मुख्य संसाधनों का अध्ययन करेंगे, मुख्य संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला संसाधन है जल संसाधन। विद्यार्थी मित्रों, जल ही जीवन है। जल के बिना जीव सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। मानव जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि जल प्राप्ति के स्रोत कितने हैं? तो जल प्राप्ति के 3 स्रोत हैं। एक वृष्टि जल अर्थात वर्षा के द्वारा प्राप्त होने वाला जल, दूसरा है पृष्ठीय जल अर्थात सतह का जल, और तीसरा है भूमिगत जल। तो सबसे पहले हम वृष्टि जल के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, वृष्टि जल हमें 2 तरह से प्राप्त होता है, एक बरसात के रूप में और दूसरा हिम वर्षा के रूप में। तो बरसात और हिम वर्षा के रूप में, इन 2 रूपों में पृथ्वी की सतह को पानी की प्राप्ति होती है। जैसे गुयाना है, हवाई टापुओं और भारत के मेघालय में सबसे अधिक बरसात होती है, जबकि वहीं पर चिली, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, नामीबिया के कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। और भारत के बारे में हम कहें तो भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट के किनारे के प्रदेशों में सामान्य रूप से अधिक बरसात होती है। अब वहीं पर विश्व में कितने प्रदेश ऐसे हैं जिनका अर्थतंत्र केवल वृष्टिजल आधारित आकाशीय खेती पर निर्भर करता है, अर्थात अगर बरसात हुई तब तो वहाँ खेती होती है और वर्षा न हुई तो वहाँ पर खेती की कोई संभावना नहीं होती है। ये तो हुआ वृष्टि जल। दूसरा है पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल जिसको हम सतह के जल भी कहते हैं। तो पृष्ठीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे नदी है, झरने हैं, सरोवर हैं, तालाब हैं, ये सब पृष्ठीय जल के स्रोत माने जाते हैं। जब वर्षा होती है तो बरसात का पानी नदियों और झरनों के रूप में पृथ्वी की सतह पर प्रवाहित होता है, बहता है। तालाबों और सरोवरों में इस वर्षा के जल का संग्रह होता है। इस प्रकार जो सतह पर संग्रह हुए जल समूह हैं, तो सतह पर संग्रह हुए जल समूह के स्वरूप को हम पृष्ठीय जल कहते हैं। परिभाषा यही है कि सतह पर संग्रह हुए जल के समूह के स्वरूप को पृष्ठीय जल या सतह जल कहते हैं। तो अतिवृष्टि वाले प्रदेशों में पृष्ठीय जल भंडार अधिक होता है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ सतह जल का प्रमाण ज़्यादा होता है। सतह जल अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में बड़ी उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। इसके बाद पृष्ठीय जल का विश्व में सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है? विश्व के देशों में यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित विशाल सरोवर ग्रेट लेक्स में है। इन 5 सरोवरों में सुपीरियर, मिशिगन, यूरेन, इरी, ओंटारियो का समावेश होता है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील इजिप्ट के अतिरिक्त कई देशों में से होकर गुजरती है। यह शुष्क प्रदेशों के लिए ये नदी जीवनदायिनी के समान है। अगर हम भारत का उल्लेख करें तो भारत में ऐसी बहुत बड़ी नदियां हैं, ये गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये जो बड़ी नदियां हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में 12 महीने जल रहता है। ये नदियां और उनकी कुछ अनेक सहायक नदियां भी हैं जिनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे गंगा नदी है, उसके ऊपर टेहरी बांध बनाया गया है
सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल बांध बना है, महानदी के ऊपर हीराकुड बांध बना है और नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर योजना एवं कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध का सतत जल संसाधन भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब विद्यार्थी मित्रों कि जो पानी वर्षा के द्वारा पृथ्वी की सतह पर प्रवाहित होता है वो नदी, सरोवर, समुद्र आदि जल स्वरूप में से पानी का कुछ भाग धीरे धीरे दरारों के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से, सिरिस्का के माध्यम से, चट्टानों के जोड़ों में से होता हुआ पृथ्वी के अंदर अछिद्रालु चट्टानी स्तरों में जमा होता है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। और सतह जल की प्राप्यता कम हो वहाँ इस जल का उपयोग करने के लिए कुएं और पाताल कुएं, नलकूप का उपयोग करके इस हम भूमिगत जल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी गांव में देखिए तो कहीं पर नलकूप लगा, हैंडपम्प लगा करके, बोरिंग करके, ट्यूबवेल के माध्यम से, कुएं की खुदाई करके, कुओं के माध्यम से इस भूमिगत जल का उपयोग हम अनेक रूपों में कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की चर्चा अगले भाग में की जाएगी। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और समझ में आए, समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।